हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज वन कॉन्सेप्ट अ डे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में बजट स्पीच में भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एस्टेब्लिश करेंगे फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। तो उसी के उसमें सरकार ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया है। तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ एनएलएमसी यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन टू मोनेटाइज पब्लिक सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड अदर एजेंसीज लिंक्ड टू गवर्नमेंट। तो अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले वी शुड लुक इनटू एसेट मोनेटाइजेशन के एसेट मोनेटाइजेशन आखिर क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि आपका एक चंडीगढ़ में एक घर है ना। चंडीगढ़ में घर होगा तो वो क्या है, आपके लिए एक एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है? वो कोई भी चीज, कोई भी आइटम जो कि आपको फ्यूचर में कोई मॉनेटरी बेनिफिट, कोई रिटर्न जो है वो दे सकता है। तो घर से भी आप अगर रेंट पे देंगे तो भी आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट आ सकता है। आप उसको बेच भी सकते हैं तो भी आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट आ सकता है। तो घर क्या है? आपके लिए एक एसेट है। लेकिन सपोज कीजिए कि अभी उस घर में कोई रहता नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, ना ही आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है और ना ही आपने उसको बेचा है। तो अभी वो क्या है? आपका एसेट क्या है? आपका एसेट क्या है? अनयूटिलाइज्ड है। किसी भी तरह का रिवेन्यू या मॉनेटरी बेनिफिट आपको उससे नहीं आ रहा है। तो सपोज कीजिए आपने एक दिन सोचा है ना, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें तो उसने बताया कि यार तू तो कुछ भी बेकार कर रहा है अपने एसेट को। तो आपने सोचा कि ठीक है, अब मैं इसको रेंट पर दूंगा। तो जब आप उसको रेंट पर देंगे तो वहां से क्या होगा? रेवेन्यू आएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, कि आपके पास जो एसेट है आप उससे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करें। तो ऐसे अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज का मतलब क्या है कि जितना रेवेन्यू आना चाहिए, पोटेंशियल जितना है उससे अगर कम आ रहा है तो दैट मींस इट इज अंडर यूटिलाइज्ड। तो उतना रेवेन्यू आप जनरेट कर पाए जितना कि उससे पोटेंशियल है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम इनटू कैश। In the context of monetization of public assets, it means the process of creating new sources of revenue for the government and its entities by unlocking the economic value of unutilized or underutilized public assets. अब जो पब्लिक एसेट्स होते हैं नीति आयोग के हिसाब से, और आप उनको दो तरह में कैटेगराइज कर सकते हैं। किस तरह? एक नॉन कोर होते हैं और एक कोर एसेट्स होते हैं। कोर एसेट्स का मतलब जो कि बिजनेस करने के लिए एसेंशियल होते हैं। वो क्या होंगे कोर एसेट्स में? जैसे कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ये सब क्या है? कोर एसेट्स हैं। नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई लैंड पार्सल है, कोई बिल्डिंग है, ये नॉन कोर एसेट्स हैं। तो अभी तक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने 3400 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो रेफर करी है किसको? गवर्नमेंट को, कि आप इन लैंड को या इन लैंड पार्सल्स को या नॉन कोर एसेट्स को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एनएलएमसी को क्रिएट किया है, सो दैट वो उसको मोनेटाइज कर पाए। तो अब एसेट मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं एनएलएमसी के बारे में। तो अगर आप बात करें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी होगी किसकी? गवर्नमेंट की। और किसके जुरिसडिक्शन में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये होगी। अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर से भी लोग होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो आप बोर्ड का चेयरमैन होगा और जो एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। जो कि गवर्नमेंट से आएंगे उनको सरकार जो है डायरेक्टली अपॉइंट करेगी। अगर आप फंड्स की बात करें तो इसकी इनिशियल जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो है 5000 करोड़, और जो पेड अप कैपिटल है दैट इज 150 करोड़। अब इसकी बात करें कि फंक्शंस क्या होंगे, क्या काम करेगी ये, तो इसका सबसे पहला काम होगा मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का क्या मतलब? जैसे मैंने अभी बताया,
तो जब किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने या किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने मान लीजिए कोई एसेट इसको रेफर कर दिया, तो उसके बाद उसका ओनिंग, उसकी होल्डिंग, उसका जो भी मैनेजमेंट है, मोनेटाइजेशन है, ये सारा काम कौन करेगी? ये सारा काम एनएलएमसी करेगी। यानी कि एक बार एसेट उसको रेफर कर दिया गया तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ओन करने की, उसको मैनेज करने की, उसको मोनेटाइज करने की, वो किसकी होगी? एनएलएमसी की होगी। सेकेंड इज एडवाइस एंड सपोर्ट। किसको? गवर्नमेंट को, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को या किसी भी और गवर्नमेंट एंटिटी को सपोर्ट करेगी टू आइडेंटिफाई the assets which can be monetized। कौन से एसेट हैं जिनको की मोनेटाइज किया जा सकता है, तो उसमें वो सरकार को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एडवाइस करेगी और सपोर्ट करेगी। रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक नॉलेज हब बनेगा। किसका? जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किसके? रिलेटेड टू एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट मैनेजमेंट। तो इन सब की जो भी वर्ल्ड ओवर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो उसको ये कोलेट करेगा और गवर्नमेंट को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उसी के बेसिस पर इसको एडवाइस करेगा और उनको सपोर्ट करेगा। तो ये इसके फंक्शंस होने वाले हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। अभी तक आपके जो एसेट्स थे या तो वो अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए थे या फिर अंडर यूटिलाइज थे, जहां से कि कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा था या बहुत कम रिवेन्यू आ रहा था। तो अब सरकार के पास जो है वो रिवेन्यू आएगा। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में सरकार का टारगेट कितना है? 6 लाख करोड़ का। और अकेले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सरकार का कितना टारगेट है कि 1.62 लाख करोड़ जो है हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू कमा लेंगे। रिड्यूस बिजनेस प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब जब सरकार अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर देगी तो जो सरकार की प्रेजेंस है बिजनेस में वो कम हो जाएगी, है ना। आईएमएफ कहता है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो सरकार जो है उसी लाइंस पर चल रही है कि हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, हमें इन सेक्टर से, बिजनेस से क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा और हमें पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जब सरकार के एसेट मोनेटाइज हो जाएंगे तो वहां पर सरकार को हेल्प मिलेगी कि वो स्मूथली जो है वो एग्जिट कर पाए। अनलॉकिंग वैल्यू ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे अभी हम पीछे देखा कि 3400 एकर्स ऑफ लैंड को उन्होंने रेफर किया है। तो अभी तक इनके पास इतने सारे जो एसेट्स हैं वो क्या पड़े हुए थे? अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज पड़े हुए थे, जिससे कि क्या हो रहा था? कोई फायदा ही नहीं हो रहा था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। अब जब उनको मोनेटाइज किया जाएगा तब असली जो इकोनॉमिक वैल्यू है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तब उनके सामने आएगी कि देखिए कितने कीमती एसेट्स थे हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास। स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये रिलेटेड है इसी पॉइंट से। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब सरकार अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो ट्रांसफर करती है, यानी कि मोर देन 50% सेल करती है, और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कि जब सरकार अपने जो भी नॉन कोर एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज कर लेगा, तो सरकार को जब डील करेंगे कि कितने में शेयर्स बेचने हैं, तो वहां पर जो है सरकार को हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो बात होगी सिर्फ कोर एसेट्स के ऊपर बात होगी। प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब ये एसेट्स कौन से हैं? जहां से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, जो अनप्रोडक्टिव थे, जहां से कि अभी तक कोई कहना चाहिए कोई कैश, कोई मनी जो है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो सरकार को नहीं मिल रहा था। तो अब जब उनका मोनेटाइजेशन होगा तो उनका प्रोडक्टिव या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कैश चाहिए, आपको मनी चाहिए। वो मनी कहां से आएगा? इस एसेट मोनेटाइजेशन से आएगा। यहां से जो भी पैसा सरकार के पास आएगा, जैसे कि मान लीजिए हम 6 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
फॉर फ्यूचर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है वो करने वाली है। अगर सरकार को 6 लाख करोड़ का टारगेट अचीव करना है तो वो तभी हो सकता है जब एनएलएमसी अपना काम बखूबी निभाए। क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इसके सामने? सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी कि किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास, किसी गवर्नमेंट एंटिटी के पास मान लीजिए n नंबर ऑफ एसेट्स है, तो उन एसेट्स में किसको मोनेटाइज किया जा सकता है, कहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कौन से हमारे एसेट्स हैं जो कि अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, किसको हमें बेचना चाहिए, किसको हमें जो है रेंट पर, लीज पर देना चाहिए। तो ये सब आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एसेट्स हैं आपस में लिंक्ड होते हैं। तो लैंड पार्सल्स तो बहुत इजी है, बट उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जहां पर कि इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हम कहां से रेवेन्यू जनरेट करें। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इंडिया में मान लीजिए गवर्नमेंट एंटिटी जब मोनेटाइज करेंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आएंगे, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए कल के दिन को, जो भी ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो है बहुत लंबा टाइम जो है वो चला जाता है। तो उसकी वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, दे आर इन हेजिटेशन कि क्या हम इस एसेट मोनेटाइजेशन प्रोसेस में आए भी या नहीं आए, या हमें दूर रहना चाहिए, है ना। कल के दिन को कोई डिस्प्यूट हो गया तो ऐसा ना हो कि जैसे कि उन्होंने रोड प्रोजेक्ट्स में देखा है, जो बीओटी मॉडल था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो उसमें ऐसे डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिले हैं, है ना। जो कंसेशनर एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स बाद में निकल करके आए, उसकी वजह से बहुत सारे रोड जो प्रोजेक्ट्स थे वो लटके रहे, उसकी वजह से एनपीएस भी क्रिएट हुए। तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है इस बार थोड़ा हेजिटेशन में है। लैक ऑफ क्लियर टाइटल्स, जो लैंड टाइटल्स हैं वो इंडिया में कैसे हैं, वो प्रेजम्पटिव हैं, क्लियर लैंड टाइटल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको बेचना या उनको लीज पर देना डिफिकल्ट हो जाता है। लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स फॉर रिमोट एसेट्स, यानी कि किसी दूर दराज इलाके में, मान लीजिए राजस्थान में किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कोई एसेट है, अंडमान में कोई एसेट है, तो वहां पर जो है उनके प्रति जो है इन्वेस्टर्स का कुछ खास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है ना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहां पे जाएगा कि या तो जहां पर उसके खुद के एसेट्स हो कि वो उसको यूटिलाइज कर पाए, या फिर कोई मार्केट हो जहां पर कि उस एसेट को यूटिलाइज करके वो उस मार्केट को कैटर कर सके। लेकिन अगर रिमोट एरिया है, अगर वहां पर उसका कुछ काम नहीं है, वहां पर कोई मार्केट नहीं है, तो वहां पर वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं एनएलएमसी के सामने आने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, नीति आयोग हैज आइडेंटिफाइड 2 काइंड्स ऑफ एसेट्स अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, कोर एसेट्स एंड नॉन कोर एसेट्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, अभी हमने देखा इसको। सेकेंड इज गवर्नमेंट हैड सेट अ मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ 1,62,422 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड इज ओनली एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक एसेट्स सेंट्रल एंटरप्राइजेस कैन बी मोनेटाइज अंडर एनएमपी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ साथ और कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटिटी के एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए ऑप्शन इज ओनली 1, बी इज ओनली 1 and 3, सी इज ओनली 1 and 2, या डी ओनली 3। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी ओनली 1 and 2। मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन इन मोनेटाइजिंग द एसेट्स ऑफ सीपीएसईज। ये क्वेश्चन जो है मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीक वन कॉन्सेप्ट डे में और एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।